So, good afternoon, everyone. Let's start our class. Today is 13th of May. Today is 13th of May. ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना नया पहले, उसके बाद देखते हैं क्या आपको डाउट है। इस दौरान अगर आपके डाउट्स मिलेंगे देन विल लुक अदरवाइज एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क डिस्कशन में शुरू करते हैं। आई सी क्वेश्चन नंबर 1 and 2। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1 and 2, जस्ट अगर डाउट हो आप हैंड रेज करोगे। आप अगर किसी को भी क्वेश्चन 1 और 2 में डाउट है हैंड रेज करेंगे और चैट में बताएं कौन से क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन 1 and 2, एनीवन? श्रीजा, यू आर आस्किंग टू, अनम्यूट करते हैं आपको। श्रीजा, श्रीजा 2 में क्या डाउट है बताइए। श्रीजा, क्वेश्चन नंबर 2। श्रीजा अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप अनम्यूट करें और बताइए, बोलिए श्रीजा। क्वेश्चन नंबर 2। श्रीजा, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूं, आपको खुद अनम्यूट करना पड़ेगा ना। नॉट डूइंग सो। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, देख लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, ठीक है। ए से बी अगर हम जा रहे हैं 300 मीटर, 300 मीटर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन 2 minutes 30 seconds and turns around and jogs 100 meter back, 100 मीटर बैक आ गया। ठीक है, टू पॉइंट सी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सब लोग बताओ जल्दी से, जिन्होंने सॉल्व किया वो बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। एक्सेलेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर। साकेत 20 नहीं 200, गलत। अच्छा ठीक है, सही लिख दिया, चलो। 200 मीटर होगा। अच्छा, टाइम मेरे पास कितना है? एक है अपने पास 2 minutes 30 seconds प्लस 50 seconds। टोटल देखते हैं, 150 सेकेंड हो जाएगा। 150 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड्स। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 200 बाई 200 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। मैंने ए टू सी निकाला है, मैंने ए टू सी निकाला है। अगर हम ए टू बी की बात करते हैं तो ए टू बी तो और इजी है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरा वो हो जाएगा 300 मीटर, और जो मेरा टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 150 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 300 अपॉन 150 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। दृष्टि, डिस्प्लेसमेंट इज 150 मीटर, क्या कह रहे हो? डिस्प्लेसमेंट नहीं ना, वेलोसिटी होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर होगा, टाइम 150 सेकेंड्स होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इसमें क्या ही है श्रीजा, क्या कैलकुलेट करने का जो नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 साकेत इज आस्किंग 3 का 2। पहले तो एक्सेलरेशन सबको पता है, बिल्कुल सही है। आपको जानना है एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होता है? याद करिए, v माइनस यू अपॉन टी। तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? v माइनस यू अपॉन टी, वेयर u is the initial velocity, b is the final velocity. Is it clear? थर्ड का सेकंड पार्ट क्लियर है क्या? फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन में इसको डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Samir is asking question number 5. Just wait for a second, Samir. Samir is asking question number 5. 5 हमारा क्या बोल रहा है? हम एक सेकेंड, वेट समीर। समीर आपने होमवर्क सबमिट किया है? समीर होमवर्क सबमिट किया है आपने? मैं चेक करूंगा, होमवर्क है नहीं मेरे पास सबका। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब बस रिटार्ड्स, कभी भी रिटार्ड्स वर्ड अगर यूज हो जाए इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। क्लियर है? आपके पास अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो एक गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा रहे हैं या गाड़ी रोक रहे हैं तो फाइनल स्पीड क्या हो जा रही है? स्टॉप हो रहा है तो फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है? 0। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? b माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3। b कितना है? 0 माइनस यू अपॉन टाइम कितना है? 10। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस यू इक्वल्स टू -30। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? प्रियांश यू आर सेइंग 0। अच्छा 0 हमने फाइनल वेलोसिटी बोली थी। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसको डाउट है? 6 अपना हैंड रेज करिए। 6 हैंड रेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा हैंड रेज करिए। 6 में कुल 2 लोगों का डाउट है, निखिल और नकट। देखते हैं। इन एवरीडे लाइफ 3 लोगों का, अक्षर भी है, ठीक है? इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब एक ऐसा एग्जांपल देना है जब मोशन के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन भी हो रहा हो। एक एग्जांपल ढूंढते हैं इस तरह का। तो मोशन के अलोंग एक्सेलरेशन हो रहा हो तो मान लीजिए कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रहा हो, तो इस वक्त हमारा मोशन भी यानी वेलोसिटी भी हमारी ऐसी है और हमारा एक्सेलरेशन भी ऐसा है। क्या पहला क्लियर है क्या? ड्रॉपिंग समथिंग, बिल्कुल सही है साकेत ने बिल्कुल सही कहा, ड्रॉपिंग समथिंग फर्स्ट। दूसरा, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए किसी चीज को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? अर्थ की वजह से नीचे की तरफ होता है। इज इट क्लियर क्या? दूसरा, अप्लाइंग ब्रेक्स। दूसरा एग्जांपल दिया है अप्लाइंग ब्रेक्स। अप्लाइंग ब्रेक्स भी हो सकता है इसमें, अप्लाइंग ब्रेक्स। तीसरा एग्जांपल, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये भी एग्जांपल और ये भी एग्जांपल, दोनों एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है समीर, बिल्कुल सही है। चौथा, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। फोर्थ एग्जांपल है कि जब एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं हो, गाड़ी का ब्रेक ले सकते हो, गाड़ी का ब्रेक ले सकते हो, रॉकेट ले सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल जो इसका एग्जांपल है डी का, फोर्थ का एग्जांपल जो होता है वो होता है रॉकेट, क्योंकि रॉकेट में कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। रॉकेट क्लियर है? आते हैं कनिष्का, ठीक है? या ब्रेक भी अप्लाई करते हैं तो वो भी कोई ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ब्रेक गाड़ी स्लो होती है, अनलेस हम बता दें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो फोर्थ का एक बेस्ट एग्जांपल रॉकेट हो सकता है, ठीक है? दूसरा समझ में नहीं आया, अनुजा को सेकंड समझ में नहीं आया। अनुजा सेकंड में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मान लीजिए किसी बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया तो बॉल ऊपर जा रहा है,
और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, अर्थ की वजह से नीचे की तरफ होता है, तो ऑपोजिट हो गया। दूसरा, कार पे ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है, गाड़ी आगे चल रही है और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, पीछे की तरफ, ताकि गाड़ी को स्लो करे, ठीक है। पहला वाले में एक्सेलरेट होगा, दूसरे वाले में रिटार्ड होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। अक्षर ने कहा कि सर पहले वाले में क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार, और दूसरे वाले में लिख सकते हैं क्या, डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड बोला कि नहीं, नई दृष्टि नहीं कह सकते हैं, एक्सेलरेशन भले कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एनीवन? निखिल, डाउट है 7 में? रजनीश, अगर 7 में डाउट है मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं रजनीश। अब बॉडी मूविंग विद इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड के बारे में हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, 5 मीटर पर सेकेंड। एकदम क्लास में साफ साफ बताया था, इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो कितना हो जाएगा, a कितना है 2, v माइनस यू, v पता नहीं है, u कितना है 5/10, कितना हो गया, v माइनस 5 इक्वल्स टू 20। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर क्या साकेत? इज इट क्लियर क्या रजनीश? आपने डाउट पूछा था, क्या सबको क्लियर है? ये बड़ा सिंपल सवाल है। a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी होता है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी, एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा। क्लियर है? चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का 3, 8 का 3, ठीक है, 8 का 2। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। आपने 8 का 3 पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, तो पहला बोल रहा है, फिर से वही सवाल है, फिर से वही सवाल है, देख लो क्या बोल रहा है। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैं फिर से 1 में क्या बोलूंगा, कि बॉडी को ऊपर थ्रो किया है। लगा सकते हैं, दृष्टि ब्रेक पढ़ाया नहीं है अभी, बाद में। फर्स्ट पार्ट हो गया, बॉडी को ऊपर थ्रो किया है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉन 0। कोई एग्जांपल दे सकता है दूसरे का? डाउट तो सिर्फ एक ही ने पूछा है, अक्षरा ने। बाकी लोग को 8 का 2 क्लियर है क्या? कोई एग्जांपल दो। अपूर्वा ने हैंडल्स किया, पूरा बोलिए। Sir, second का when we throw a ball vertically upward at maximum height, velocity is 0, but acceleration due to gravity. एक्सेलेंट। जो अपूर्व ने बोला कि सर किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, एट मैक्स हाइट क्या हो जाता है, उसका स्पीड 0 हो जाता है। स्पीड मेरा क्या हो, वेलोसिटी मेरा क्या हो जाता है, 0। लेकिन एक्सेलरेशन थोड़े ना 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन तो अभी भी डाउनवर्ड लग ही रहा होता है। बोलिए, इज इट क्लियर क्या? अगर आप कोई बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन बॉल में एक्सेलरेशन तो लग रहा होता है। तो दूसरा केस क्लियर है क्या अक्षरा? दूसरा केस का एग्जांपल है एट मैक्सिमम हाइट, दूसरे का एग्जांपल है मैक्सिमम हाइट। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरे में सबको डाउट है। मैंने बताया था सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल थर्ड केस का है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा,
सर्कुलर मोशन में क्या होता है, किसी वक्त पे जो हमारा वेलोसिटी होता है वो ऐसे होता है, लेकिन याद रखिएगा सर्कुलर मोशन में हर वक्त सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है जो कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपको आगे जाके ग्रेविटेशन में बताऊंगा, ठीक है। इसको या फोर्स में भी थोड़ा बहुत, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ लगता है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मोशन सिलेबस में नहीं है पर हम लोग इसको आधे घंटे टाइम देंगे किसी वक्त, ठीक है। वर्क की जरूरत नहीं है प्रियांश, प्रियांश वर्क की कोई जरूरत है क्या यहाँ पे? अनुजा ने हैंड रेज किया, अनुजा पूछिए। सर फर्स्ट वाला नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला एक सेकंड। अनुजा एग्जांपल दे रहा, सुन लीजिए। आप बॉल को ऊपर फेंके हो, ठीक, तो बॉल की वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है क्या अनुजा? बॉल को ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन क्या अर्थ की वजह से हमेशा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है क्या? इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया था, ठीक। अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो क्या ये दोनों ऑपोजिट नहीं है क्या? तो सर अर्थ फिर से अनुजा अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए अनुजा, फिर से अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। अनुजा बोलिए। सर अर्थ का भी एक्सेलरेशन होता है फिर? अर्थ हर बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करता है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, टुवर्ड्स इट होगा। ये तो हम जानते हैं ना कि अर्थ हर बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, बिना ग्रेविटेशन पढ़े भी हम जानते हैं। तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। और कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है, ठीक है। चलिए अनन्या ने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। किस केस में अनन्या, कब? हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। एक सवाल पूछा है समीर ने, सर कैन वी से बॉडी एट रेस्ट हैव जीरो वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल समीर, दूसरे केस में कह सकते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी जीरो है लेकिन बॉडी के पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी होमवर्क 9 नहीं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। अनुजा डाउट है क्या, हैंड रेज किया हुआ, डाउट नहीं है तो हटाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में अपूर्व को डाउट है, ठीक है। देखते हैं, an insect moves in a circular path of radius 10 cm with a constant speed. It takes 1 minute to move from one point to another diametrically opposite point. Find the distance covered. ये थोड़े बताऊंगा अपूर्व, डिस्टेंस कवर्ड नहीं निकाल सकते हो आप। 1 के कौन से पार्ट में डाउट है, डिस्टेंस कवर्ड नहीं निकाल लोगे, पाई आर हो जाएगा। स्पीड नहीं निकाल लोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पाई आर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल लोगे, डायमीटर 2r। कितनी बारी क्वेश्चन करेंगे, वेलोसिटी नहीं निकाल लोगे, 2r अपॉन टाइम। अपूर्व 1 भाई, 1 पूछ रहा हूं ना पहले, 2 कहां है अभी, 1 में किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग पहुंचेंगे आगे, अभी एक एक करके आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपूर्व को डाउट है और किसी को? 2 का 3 सृजा ने पूछा है, ठीक। चलिए देखो, पहला तो है ट्रेवल्स 30 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड अनदर 30 मीटर इन 2 सेकंड। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, दिमाग नहीं लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सबको पता है क्या, 60 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल टाइम 6 हो जाएगा। तो क्या फर्स्ट का आंसर आ रहा है क्या सबको, 10 मीटर पर सेकंड? क्या सबको फर्स्ट आ रहा है क्या, 10 मीटर पर सेकंड? दूसरा, इज डाटा सफिशिएंट टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? गलत है, डेटा सफिशिएंट नहीं है। याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट पहला पार्ट 30 मीटर चल रहा है,
मान लिया। दूसरा पार्ट ये लिखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये नहीं लिखा है तो दो केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि 30 मीटर और 30 मीटर इधर मूव कर जाए, ठीक है, 30 मीटर और 30 मीटर ऐसे मूव कर जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है, 30 मीटर ऐसे मूव कर जाए और फिर रिटर्न 30 मीटर ऐसे मूव कर जाए। दोनों केस पॉसिबल है, तो ये सफिशिएंट डेटा नहीं है हमारे सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर क्या? ठीक। अक्षर, मैंने दूसरे का जवाब दिया कि आपको ये नहीं लिखा गया है कि दूसरा पार्ट जो डिस्टेंस का है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर वो दूसरे डायरेक्शन में हुआ तो क्या सेम क्या हम लिख सकते हैं, क्या एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं क्या? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि मान लीजिए बॉडी 30 मीटर ऐसे और 30 मीटर ऐसे चल सकता है, 30 मीटर ऐसे और 30 मीटर ऐसे भी चल सकता है, 30 मीटर ऐसे और 30 मीटर ऐसे भी चल सकता है। स्पीड निकालने में दिक्कत नहीं है, पर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं जब तक ये बताया नहीं जाए कि डायरेक्शन सेम है। ठीक है, जब तक ये नहीं बताया जाए कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? अक्षर बताइए। सर मैंने कहा 8 का 2, उसमें मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था सर, तो मैंने नहीं सीखा। दूसरे का थर्ड ना, 8 का 2। 8 तो अभी बहुत आगे है बस, अभी तो भाई 1-2 पे है, अभी 8 पहुंचेंगे हम, टाइम लगेगा अभी उसमें। अच्छा टाइम लगेगा अभी उस पर, रुक जाते हैं, कर लेते हैं। नो वी नीड डायरेक्शन। बिल्कुल, डायरेक्शन नहीं देंगे तो कैसे कह सकते हैं वेलोसिटी निकालेंगे? तीसरा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम? देखो एक ही तरीका है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ए से बी तक स्ट्रेट और बी से सी तक स्ट्रेट। याद रखिएगा, अगर मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि मुझे मेरा पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अक्षर लास्ट में बताऊंगा आईसी का, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? थर्ड आते हैं, थर्ड बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अक्षर थर्ड पूछ रहे हो, पूछिए, अनम्यूट किया हूं। ये सर थर्ड में डाउट है। थर्ड में डाउट है? थर्ड तो यार क्लास में लिखवाया है मैंने, थर्ड में कैसे डाउट हो गया? क्या ये इक्वेशन नहीं लिखवाया था मैंने, a इक्वल्स टू b माइनस u बाई टी? क्या ये इक्वेशन नहीं लिखवाया था? अक्षर, रिप्लाई ऑन चैट। भाई यही लिखना है, रिलेशनशिप पूछ रहा है, u v a और t, ये तो नाम सिंबल से आपको समझ जाना चाहिए। अपूर्व ने हैंड रेज किया, अपूर्व पूछिए। सर ये थर्ड नंबर पर मैंने एग्जांपल लिखा है, फ्रीली मूविंग बॉडी, सही है? क्या बोला, फिर से एक बार बोलिए पूर्व। थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन व्हिच एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो मैंने इसका लिखा है फ्रीली मूविंग बॉडी। बिल्कुल, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं अ बॉडी मूविंग विद अ बॉडी विद इनिशियल स्पीड u। एग्जांपल लिखना है ना, लिख दीजिए कि बॉडी u एक इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल अपने तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई एग्जांपल आप नॉर्मल एग्जांपल कोई भी लिख लीजिए, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, u v a t बस क्या है ये लिख दीजिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने पूछा भी था चैट पे किसी ने, रिटार्डेशन क्या होता है? ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है ये पूछा था। इसको एक तरीके से हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन याद रखिएगा, एक्सेलरेशन याद रखिएगा। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव होता, मैंने बताया था क्लास में, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यही दिमाग लगाना था बस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक है दृष्टि, कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है?
दृष्टि, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, बट इस क्वेश्चन में डाउट कैसे है? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लास का किया हुआ था। देखो, आपको बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, इस बार ट्रेन विच इज स्टॉप्ड इन 20 सेकेंड, यानी टाइम कितना है? 20 सेकेंड। अच्छा, ट्रेन को स्टॉप कर रहे हैं, तो आखिरी फाइनल स्पीड क्या हो जाना चाहिए ट्रेन का? 0, यानी स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो आपको भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और लिखा हुआ भी है रिटार्डेशन। बोलिए दृष्टि, क्या ये डेटा क्लियर है? क्या टी वी ए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी? बोलिए, क्या लिख सकते हैं? -1.5 इक्वल्स टू 0 माइनस यू बाई टी, कितना है? 20। देख लेते हैं कितना होगा। माइनस यू इक्वल्स टू -30 गया, u कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? ए। क्या फिफ्थ में डाउट है? क्या फिफ्थ क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, 6 नंबर क्वेश्चन। अपूर्व कह रहा है अनम्यूट करने के लिए। बोलिए अपूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डाउट है। बहुत देखो, 6 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो पहले तो ये नहीं बना है, मतलब कि आप क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग स्पीड बता रहा है आपको। अगर आप क्लास को भी ठीक से किए होते तो आपको ध्यान आना चाहिए था कि ये क्वेश्चन ने क्लास में किया हुआ इस तरह का। वेयर यू अपूर्व सेइंग क्वेश्चन नंबर 5। अपूर्व 5 में क्या डाउट है? अपूर्व 5 क्यों नहीं क्लियर हुआ? रुक जाओ, चलो 1 सेकंड, चलो ठीक है। 6 में डाउट नहीं है अपूर्व को, 5 में डाउट है। चलो 6 छोड़ देंगे फिर। अपूर्व क्या डाउट है 5 में? बताइए। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? मैं बोल रहा हूँ t0 है। क्या बोल रहा है? कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन को 20 सेकंड में रोकना है अपने को, ठीक है। अच्छा, 20 सेकंड में किसी को रोकना है तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए? किसी को रोक रहे हो तो फाइनल स्पीड क्या होगी उसकी? 0 होगा क्या? v बोले तो फाइनल स्पीड, ठीक। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन बोल रहा है, रिटार्डेशन बोल रहा है। रिटार्डेशन मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हो, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है क्या? तो क्या वैल्यू पुट कर देंगे? क्या अपने को क्या नहीं पता? अपने को नहीं पता है इनिशियल स्पीड, यानी यू नहीं पता है अपने को, कैलकुलेट कर लेंगे। बोलिए अपूर्व, क्लियर है क्या? 6 में किसी को डाउट नहीं है? 7 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। दृष्टि को डाउट था, दृष्टि ये भी बनना चाहिए था। अ रेसर स्टार्ट्स अ कार फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से। कोई बॉडी अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0। अच्छा, उसकी इनिशियल स्पीड नहीं समीर, 0 कैसे होगा? दूसरा, अच्छा ठीक है, उसका आंसर 0 कह रहे समीर। अच्छा, अब उसका वेलोसिटी फाइनल कितना दे रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर। याद करिए, हमने बोला था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। कैसे होगा? 3 से कैंसिल हो जाए तो कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। v हो गया, u भी हो गया। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी।
वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू, सॉरी कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन 3 v कितना है 15, u कितना है 0 बाई t, कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू 15/3 which is equal to 5 seconds. Is it clear? क्या दृष्टि क्लियर है क्या? क्वेश्चन 7 में दिक्कत था आपको? क्या दिक्कत है इसमें दृष्टि 7th में? ये इसीलिए हो रहा है कि आप आखिरी वक्त में होमवर्क में एफर्ट लगा रहे हो। होमवर्क दिया गया, आप टाइम लोगे, पूरा वीक टाइम लोगे, अगर एक बार नहीं बनेगा दोबारा ट्राई करोगे तो बनेगा, लेकिन आप आखिरी मोमेंट में अगर सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 बताओ जल्दी से। 8 में डाउट है क्या? अक्षर ने कहा 8 का सेकंड पार्ट, रोहित ने कहा सृजा ने कहा 8, ठीक है देखते हैं, मात्र 2-4 लोग ही डाउट पूछ रहे हैं। State the conditions under which displacement of a particle with the displacement of a particle and its average velocity are 0. What can be said about the corresponding average speed? कितना बढ़िया इजी एग्जांपल है इसका, कितना बढ़िया एग्जांपल है। एक बॉडी मान लीजिए ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे आ गया, फिर बी से ए पे आ गया, ठीक है, फिर बी से ए पर आ गया। अगर तो उस केस में हम क्या कहेंगे, मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो मेरा वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। बोलिए सृजा। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। बोल रहा है स्टेट द कंडीशन अंडर विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0। यानी एक ऐसा कंडीशन बताना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी। बोलिए सर, तो ये आर तो अच्छा, मतलब जिसकी एवरेज वेलोसिटी जिसकी 0 हो वो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0। दोनों 0। हाँ सर समझ। तो कब होगा जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? कब होगा जब जहां से शुरू करे वहीं पहुंच जाए। खत्म कर देना। चलिए ठीक है, एक सेकंड पार्ट पूछा था अक्षर आपने, दूसरा पार्ट में कुछ खास नहीं है। क्या इसमें एवरेज स्पीड थोड़ा ना 0 होगा? एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि एवरेज स्पीड 0 होगा। एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, ये लिखना था बस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अनुजा कि when a body having average velocity 0, it doesn't mean that average speed would also be 0. Question number 9, ठीक है, एक सवाल पूछा गया है आपसे 9th में, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट डज नॉट पोजेस एनी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन व्हेन इट मूव्स। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ सीधा सीधा। मान लीजिए डिक्रीजिंग स्पीड है, काम खत्म, एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए इंक्रीजिंग स्पीड है, होगा। मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे भी हर जगह वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, तो यहां भी एक्सेलरेशन होगा। पहले तीनों जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। चौथा, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या सबको क्लियर है ये? चलो, अक्षर ने हैंड रेस किया है, अक्षर पूछिए। सर आपने कहा था कि इन क्लास एक्सरसाइज का एक डिस्कस करेंगे लास्ट में, सर एक बार कर दो। लास्ट में मतलब क्लास के लास्ट में, बाकी लोग कर चुके हैं, मैं तो लास्ट में ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे। आधे घंटे हमारे 35 मिनट्स निकल चुके हैं, ठीक है, 35 मिनट्स, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉइंट्स अनन्या, ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अनन्या इसको क्लास के लास्ट में, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म कह सकते हो, बता चुका हूं मैं, ठीक है। अनुजा अगले दिन हमारे पास कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि हम अगले दिन आज टॉपिक पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो हम पूरे का होमवर्क कंबाइंड देंगे। श्रीजा, फिजिक्स का टेस्ट कब होगा? टॉपिक खत्म होने पे, अभी टॉपिक खत्म भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, बट अगले वीक हम लोग कुछ ना कुछ टेस्ट शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अनन्या, जो आपने डाउट्स पूछे मैं उनका एक करके बता देता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, सिंपल एक्सेलरेशन को ही कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन कोई अलग टर्म नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, सीधा सीधा। दूसरा आपने पूछा है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, जो पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दूसरा एडवांस का क्वेश्चन, अगले दिन हमारे पास सिर्फ एक टास्क है, एडवांस क्वेश्चन पूरे वीक बनाएंगे दोनों एक्सरसाइज का। पहले दोनों एक्सरसाइज का एडवांस क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे, अगले दिन सिर्फ उसी का डिस्कशन होगा, ठीक है। आज कोई अलग नया होमवर्क थर्ड एक्सरसाइज का नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब सीधे सीधे टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ग्राफ, ठीक है। याद रखना, जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो सीधे सीधे चैप्टर से स्ट्रेट रिलेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको मोशन पढ़ना है तो आपको ये ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आप अगर 9th में ही लेवल पे देखो तो स्कूल में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इसी ग्राफ से पूछा जाता है। दूसरा, आपका किसी भी इस लेवल के ओलंपियाड एग्जाम्स होंगे, सब जगह यही ग्राफ सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तीसरा, एनटीएसी में भी सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है वो ये ग्राफ ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या होती है कि हम लोग, प्रियांश वीडियो ऑफ कर लो और बैठ के पढ़ो, ठीक है, थोड़ा बॉडी को आराम कम दो। चलिए, तो हम ग्राफ की बात कर रहे थे, तो ये ग्राफ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ग्राफ को जब पढ़ेंगे तो हम थोड़ा हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और पूरे लेवल पे इसको पढ़ाई करेंगे। तो बहुत बेसिक से शुरू करता हूं। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करूंगा। तो ये ग्राफ होता क्या है? आपने भी बहुत बार ग्राफ वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और अ डायग्राम, एक डायग्राम है that represents data or values in organized manner। एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड करता है। तो ग्राफ बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है। तो ग्राफ का ये डेफिनेशन हो गया। अगर थोड़ा ग्राफ के बारे में और पढ़े तो पॉइंट्स ऑन द ग्राफ जो होता है, जो ग्राफ के पॉइंट्स होते हैं, often represent relationship between two or more things। जनरली ग्राफ का मकसद क्या होता है? ग्राफ का मकसद होता है कि दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप बताना, ये ग्राफ का मेन मकसद होता है। कैसे? हम इसके बारे में बात करेंगे। सब लोग ग्राफ का डेफिनेशन पहले लिखें। एवरीवन जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। पूछिए अपन। Sir, pictorial representation means? पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब डायग्राम का, पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दो तरीके के देखो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक होता है रिटन, लिखा हुआ, और दूसरा हो सकता है पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मैं लिख दूं कि आपका 2 सेकंड पे इतना वेलोसिटी है, 3 सेकंड पे इतना वेलोसिटी है, 4 सेकंड पे इतना वेलोसिटी है, ये जनरली रिटन फॉर्म में है। लेकिन आप इसको बेटर वे में समझाने के लिए ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल का यूज कर सकते हो। अदिति ने हैंड रेज किया, अदिति पूछिए। सर ऑर्गेनाइज नेमर मतलब? ऑर्गेनाइज का मतलब एक स्पेसिफिक मैनर में, एक ऐसे मैनर में जिससे स्टडी करना आसान हो हमको, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब है कि एक ऐसे मैनर में जहां से पढ़ना और समझना आसान हो। ग्राफ हम अपने काम को आसान बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हम एक बार देखें तो हमको पूरा विजुअलाइज हो जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो मैं ऐसा कह दूं कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है ना, इंडिया का पॉपुलेशन कुछ ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो आप देख के क्या बताओगे? अच्छा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, देख के बताओगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कि इस साल में इतना पॉपुलेशन, इस साल में इतना पॉपुलेशन, इस साल में इतना पॉपुलेशन, इस साल में इतना, तो आप एक डेटा देखने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत चीजें बताता है। हमें ये बता रहा है कि ये जो नंबर है वो पिछले साल से कैसे रिलेटेड है, ज्यादा है कि कम है, अगले साल से ज्यादा है कि कम है। तो ये ज्यादा इजी वे में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ग्राफ एक तरीके से इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। चलिए सब लोग ग्राफ का डेफिनेशन लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, सब कुछ देखेंगे हम लोग, बिल्कुल देखेंगे हम लोग एज पर नीडेड।
नीड। ठीक है, अब याद रखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग। तो जनरली ग्राफ किसी दो क्वांटिटीज के बीच में बनाते हैं। जनरली आप लोग को सिर्फ दो क्वांटिटीज के बीच में पढ़ना है, इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं हम लोग। ठीक है, हायर क्लासेस में जाते हो तो 3 डायमेंशनली पढ़ते हो आप लोग, 3 डायमेंशन में पढ़ते हो। तो हम 2 डायमेंशन में देखेंगे। तो एक डायमेंशन जो हॉरिजॉन्टली एक्सप्रेस होता है, इसको जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकली जो रिप्रेजेंट होता है उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। जाके मैथ्स में सब पढ़ना है आपको, सब मैथ्स में आपको पढ़ना होगा। और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं बहुत हद तक मैथ्स के क्लोज रहूंगा आज। तो एक्स एक्सिस एक्स याद रखिएगा। जनरली हम लोग एक्स एक्सिस को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और वाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये जनरली नाम दिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, मान एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने बोला कि टाइम दे दिया और वेलोसिटी दे दिया कि 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड है, 6 सेकंड पे 12 मीटर पर सेकंड है। तो आप भी जानते हो कि वेलोसिटी जो है वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर रहा है, टाइम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको इंडिपेंडेंट। तो एक्स एक्सिस में जल्दी हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। लेकिन वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। तो वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम को क्या कहेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट, और वेलोसिटी को कहेंगे हम लोग डिपेंडेंट। क्लियर। तो एक नाम दिया हमने, 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं, दूसरे को इंडिपेंडेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिपेंडेंट जनरली हम लोग एक्स एक्सिस में शो करते हैं, और डिपेंडेंट हम लोग जनरली वाई एक्सिस में शो करते हैं। ठीक है, अनन्या वो बात की बात है, अच्छा अनन्या सिंपल आपने पूछा कि वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो आप भी देखो ना कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ है, 4 सेकंड में वेलोसिटी कुछ और हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये नहीं कह सकते कि टाइम को चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। लेकिन क्या ये कहना सेंसिबल है क्या कि वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो टाइम भी चेंज हो रहा है। अनन्या आप मुझे बताइए, क्या आप उल्टा कह सकते हो इसका, क्या सृजा बोलिए। सर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का सर टाइम और वेलोसिटी से क्या कॉम्बिनेशन है सर, ये तो कुछ और कॉम्बिनेशन है। मैं देखो सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये जो ग्राफ होता है किसी भी 2 चीज के बीच का रिलेशनशिप होता है। वो टाइम वेलोसिटी हो सकता है, वो टाइम एक्सेलरेशन हो सकता है, वो टाइम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ये सब किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब याद रखिएगा जो डिपेंडेंट होता है उसको वाई पे करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स पे करते हैं। ये कंपैरेटिव होता है। अनुजा बहुत कुछ हो सकता है। अगर मान लो अनुजा मैं कहूं आपको कि 1940 में आपका हाइट इतना था, 1960 में आपका हाइट इतना था, 1970 में आपका हाइट इतना था, तो आप थोड़े ना बोलोगे कि मेरे हाइट की वजह से साल बदल रहा था। अनुजा बोलिए, वुड यू से क्या कि मेरा हाइट बढ़ रहा था इसीलिए ईयर चेंज हो रहा था, अगर मेरा हाइट नहीं बढ़ता तो एज नहीं बढ़ता। बोलिए, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि अगर ईयर नहीं बढ़ता तो आपका हाइट नहीं बढ़ता। बोलिए, एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो मिला जुला के एक पर्सपेक्टिव है। जनरली कभी कभी दोनों ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कौन ज्यादा डिपेंडेंट है, कौन कम डिपेंडेंट है। और आपके लिए तो एक ही चीज पढ़ना है, टाइम के साथ सब कुछ, तो हमेशा टाइम रहेगा एक्स के लॉन्ग, और बाकी जो भी चीज है वाई के लॉन्ग। तो ग्राफ हमेशा 2 वेरिएबल के बीच बनाते हैं, 2 डेटा के बीच बनाते हैं। एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। क्या ये सबको क्लियर है, क्या सबको ये क्लियर है, क्या ग्राफ क्या होता है समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट, कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक ग्राफ कुछ ऐसे बनाया। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया,
तो ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ ये कहता है कि जब हमारे x का वैल्यू कुछ हमारा ऐसा था, जब हमारा x का वैल्यू x1 था तो हमारे y का वैल्यू कितना था? y1 था। फिर मैं कह सकता हूं कि जब हमारे x का वैल्यू x2 था तो हमारे y का वैल्यू कितना था? y2 था। क्लियर है? अगर मेरे x का वैल्यू x3 था अगर, तो हमारे y का वैल्यू कितना था? y3 था। क्या ये समझ में आ रहा है सबको कि x की वैल्यू, यानी ये कौन कौन सा पॉइंट है, इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं xy, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी जब हमारा x का वैल्यू x1 था तो y का वैल्यू कितना था? y1। तब x का वैल्यू x2 था तो y का वैल्यू y2, x का वैल्यू x3 था तो y का वैल्यू y3। ये क्या एक दोनों के बीच का रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं करता है क्या? नहीं समीर, प्रोपोर्शनल ऑपरेशन कहने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल ऑपरेशन कहने की जरूरत नहीं है, वो सब डिपेंड करेगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं सीधा सीधा कि डिफरेंट x की वैल्यू पे डिफरेंट y का वैल्यू मिल रहा है। क्या इतना अगर क्लियर है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ आ चुका है। ग्राफ के बारे में कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर कोई पूछ रहा है तो याद रखिएगा, वो ये सिंपल यही है कि ग्राफ कुछ नहीं, दो डेटा के बीच का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप है ग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा कि ग्राफ क्या होता है। फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम, ध्यान देना। ग्राफ कुछ नहीं है, किसी भी दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप जिसके बीच हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बेसिकली क्यों बनाते हैं? एक इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, ताकि चीजें हमें क्लियरली एक पिक्चर देख करके हमको सब कुछ क्लियर हो जाए कि आखिर क्या सीन है। कभी कभी देखा होगा ना, कभी न्यूज में देखा होगा, कभी कोरोना वायरस के केसेस का दिखाता है तो वो नंबर नहीं लिखता, वो ड्रॉ कर देता है ऐसे, तो आपको समझना आसान होता है, अच्छा केस बढ़ा है, अच्छा केस घटा है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। एक सवाल जो आ रहा है अनन्या का कि सर हमेशा ये ऑरिजिन से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है अनन्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जरूरत केस के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, अब अपूर्वा मैं कह रहा हूं ड्रॉ कर लीजिए इसको, एक बढ़िया एग्जांपल है, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से, और किसी को भी ग्राफ में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। पूछिए सृजा। सर हम लोग इसके प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे वाई एक्सेस की जगह एक्स एक्सेस लिखे तो मतलब सर वो तो एक ही जगह रहेगा ना, तो अगर इंडिपेंडेंट वाले को वहां पे डाल देंगे सर ये नहीं कर सकते? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, एक बेटर वे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, टाइम आप ऊपर भी शो कर सकते हैं, नीचे भी वेलोसिटी शो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, लेकिन एक हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कन्वेंशन, कि इट इज द बेटर वे टू गो है, और कुछ नहीं है। मैं पहले जो समझाना चाहता था वो एक ग्राफ क्या होता है ये समझाना चाहता था। अब बताऊंगा ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। क्या सबने लिख लिया तो से यस, एटलीस्ट यस लिख दो कि लिख लिया तो, और ये ड्रॉ कर लिया तो। वेरी गुड। चलिए, तो अगर आपको ग्राफ पढ़ना है, कभी भी अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो उसके पहले ग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी होती है, वो होती है स्लोप। ठीक है, वो क्या होता है? स्लोप। तो अच्छा, ग्राफ होता क्या है पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्राफ किसी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है। ग्राफ क्या है? एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि एक्स चेंज हो रहा है तो वाई कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन इसी वक्त एक मन में सवाल आता है कि कैसे चेंज हो रहा है, यही तो जानना है हमको। अगर हम ये जान जाएं कि एक्स के चेंज होने पे वाई कैसे चेंज हो रहा है तो मतलब मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे जो बेसिक चीज हमको पढ़नी पड़ती है वो होता है स्लोप। एक लाइन का स्लोप क्या होता है?
तो मैं स्लोप का डेफिनेशन बताने के पहले आपको समझा देता हूं कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ठीक है, एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं वो बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि चलो एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, मैंने मान लीजिए बोला कि चलिए यहां पे हमारा x का वैल्यू कुछ x1 था, ठीक है, और यहां पे हमारा x का वैल्यू क्या था, कुछ मान लेते x2 था, मान लीजिए कुछ x2 था, ठीक है। मान लेते हैं y का वैल्यू, देखते हैं y1 था, और ये कितना था, y2 था। कह सकते हैं अंशु, वेरी गुड, राइट वे टू से, ठीक है। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अंशु का एक पॉइंट है, मैं आप लोग को बता देता हूं, बड़ा वैलिड पॉइंट है। अंशु ने कहा कि ग्राफ इज बेसिकली अ पावरफुल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आपके समझ को डेवलप कर रहा है, मतलब आप समझ चुके हो क्या होता है ग्राफ। एक बेस्ट मेथड है, आशु सॉरी अंशु, आशु एक बेटर वे टू रिप्रेजेंट डेटा है, ठीक है। चलिए अब मैंने बोला कि मान लीजिए मैं एक लाइन बना हुआ है, ग्राफ में एक लाइन बना हुआ है, ठीक है। लाइन में मैंने बोला कि x1 पे y1 था और x2 पे y2 था। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये चेंज कैसे हो रहा है x और y के साथ साथ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्लोप, ठीक है। ये स्लोप क्या होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जब स्लोप की बात होती है तो स्लोप को हम लोग सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, स्लोप को हम लोग सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, अगर स्लोप को सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज, कोई लिखेगा नहीं अभी, सबको लिखने का टाइम दूंगा मैं, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या इसको और अगर लिखें तो हम लिखते हैं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। क्लियर? याद रखिएगा, चेंज को लिखने के लिए एक नया सिंबल आता है हमारे पास, आता है, इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। याद रखिएगा, डेल्टा जनरली जो होता है वो चेंज के लिए यूज करते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये नया टर्म अगर आप लोग के लिए, तो याद रखिए आज के बाद खूब यूज होने वाला है आपके लाइफ में। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसको डेल्टा भी कहते हैं, आज के बाद इसको डेल्टा समझेंगे। ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वाई को लिख सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। याद रखिएगा, स्लोप को हम लोग m भी लिखते हैं, m, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। याद रखिएगा, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। अगले 2 क्लास में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द यही है, किसी भी ग्राफ का स्लोप। स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये मेरा है चेंज इन वाई इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ये मेरा क्या है, टोटल चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। कहीं कोई तकलीफ है तो बताइए। मैंने बोला कि m इक्वल्स टू, मैंने बोला m इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, चेंज इन y। y में कितना चेंज है, पहले y2 पे था, अभी y1, पहले y1 से y2 गया है, तो y2 माइनस y1, और चेंज इन x कितना हुआ है, x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? क्या स्लोप सबको समझ में आया? क्या कितने लोगों को चलो समझ में आया पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। रोहित आएंगे, सिर्फ एक बंदे को समझ में आया, आई गॉट इट, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और आते हैं, अब ऊपर से कहानी लेके शुरू करते हैं। चलो काफी लोग को आया समझ, वेरी गुड। चलो अब कहानी, समीर ऊपर से आते हैं, अब डेफिनेशन से समझते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, देखिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m, सही बात है, m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, is defined as the change in the y coordinate। याद रखिएगा, change in the y coordinate। अच्छा, y coordinate में change क्या होता है समझिएगा। तो y coordinate पहले कितना था, y1 था, ठीक, और y1 से चला गया है y2 पे। अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये चेंज, ये इसको डेल्टा y लिख सकते हैं क्या, चेंज इन y लिख सकते हैं क्या, बोलिए, चेंज इन y, ठीक है, y में चेंज हो गया,
तो it can be defined as the change in y, यानी change in the y coordinate divided by corresponding change in the x coordinate between two distinct points. क्लियर है क्या? तो क्या इसको आप चेंज इन एक्स को ऐसे लिख सकते हो क्या? डेल्टा एक्स लिख सकते हो क्या? चेंज इन एक्स होगा क्या? फाइनल माइनस इनिशियल होगा, x2 माइनस x1. y में चेंज कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, y2 माइनस y1. तो क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हो क्या कि चेंज इन y अगर कोई पूछेगा तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1. और चेंज इन x कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? x2 माइनस x1. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्लोप. यही स्लोप बताता है कि x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है. कभी तेज चेंज कर सकता है, कभी स्लोली चेंज कर सकता है, कभी नेगेटिवली चेंज कर सकता है. तो ये स्लोप बताता है कि मेरा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कैसे डिपेंड कर रहा है. क्या ये सबको क्लियर है क्या? क्या ये याद रहेगा? स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा करके देखो एक बार, समझ आ रहा है तो ठीक है. अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, सब लोग लिख रहे ही हो, लिखते रहो सब लोग, और साथ साथ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है. देखिएगा, ये x है और ये y है. मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है. मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये क्या है? करके देखिए, ये x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है. x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 8 है. करके देखिए, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 8 है. करके देखिए सॉल्व करके. जो लोग समझ चुके हैं वो ट्राई कर लीजिए, या मैं थोड़ा अगर कहोगे तो फिगर थोड़ा और बड़ा बना देता हूं. एक लाइन है, एक लाइन है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 8 है. क्लियर है क्या? जल्दी बनाइए. इसका कितना आ रहा है? एक ही क्वेश्चन है, एक ही बताइए कितना आ रहा है. बहुत लोग का सही आंसर आया है. रोहित, श्रीजा गलत है. सही है, सही है. अब तक किसी का गलत नहीं है. नहीं, निखिल गलत है. सोचो ना, x में कितना चेंज है? 1 से 5 कितना चेंज है? 4 है क्या? y में कितना चेंज है? 4 से 8 4 है क्या? तो चेंज इन y बाई चेंज इन x कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा. अगले दिन खूब क्वेश्चन करेंगे इस पे. आज समझने के लिए बात कर रहे हैं तो 1 होगा क्या? 4/4 हो जा रहा है क्या? क्या क्लियर है सबको? अपूर्व ने हैंड रेज किया. अपूर्व पूछिए. सर डेफिनेशन ही दिख रहा. अच्छा, लिखना है क्या? लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं. अनुजा, आपने भी हैंड रेज किया है. सर इसमें 1 इंडिकेट क्या कर रहा है सर, एक बार ये समझा दीजिए. 1 किसमें? जो आपने एग्जांपल दिया था ना उसमें 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? x का इनिशियल पॉइंट. अनुजा, ग्राफ फिर से देख लीजिएगा. सर आंसर जो आया है ना 1, उसको बोल रही हूँ. स्लोप, उसको स्लोप कहेंगे हम लोग. यस सर. तो स्लोप है एक तरीके से. जो आपका m की वैल्यू क्या है? m का वैल्यू 1 आया था ना, वो उस लाइन का नहीं आया था 1 सर. आया था. तो वो उस लाइन का स्लोप है. ठीक है, अभी आपने क्या निकाला? स्लोप. हर लाइन का अपना अपना स्लोप होता है. हाँ बोलिए. फिगर में सर समझा दीजिए ना 1 इसमें क्या है. ठीक, ठीक है, म्यूट कर लीजिए. चलो, जो लिख रहे हैं, ठीक है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आपको फिर से समझा रहा हूं. स्लोप क्या होता है समझ लो. आप 1 पूछ रहे हो क्या है, तो मैं स्लोप क्या है वो बता रहा हूं.
क्योंकि स्लोप 1 भी क्या था, उसके अंदर स्लोप था। स्लोप होता है कि किस रेट से y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अगर स्लोप 1 है, इसका मतलब क्या है कि जितना x चेंज हो रहा है उतना ही y चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर स्लोप 2 है तो अगर जितना x चेंज कर रहा है y उसका डबल चेंज कर रहा है। अगर स्लोप मेरा 10 है तो x में चेंज इन x जितना हो रहा है, चेंज इन y उससे 10 गुना ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक स्लोप का बेसिक मीनिंग समझ में आया क्या अनुजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम जल्दी लिख लेते हैं इसको, तब थोड़ा इसमें और इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। और एक नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, नोट करके। नोट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन straight line is constant, is constant। याद रखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो पॉइंट के बीच में देखोगे स्लोप हमेशा एक ही आएगा। याद रखिएगा, किसी एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो पॉइंट के बीच आप देखेंगे तो आपका स्लोप सेम या कांस्टेंट ही आएगा। सर एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, सर क्या स्लोप को कैपिटल में एम भी डिनोट कर सकते हैं? नहीं, स्मॉल एम डिनोट करते हैं रजनीश। समीर स्लोप कोई लाइन नहीं है जो परपेंडिकुलर होता है। आप जो सवाल पूछना चाह रहे हो समीर वो 10 मिनट में आएगा, लेकिन आपका सवाल वैसे प्लेस गलत है। आपका पूछने का मतलब है जब परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन तब स्लोप क्या होगा। सही बात है समीर, मैं सही समझ रहा हूं? ठीक है सृजा, स्लोप को हम स्ट्रेट लाइन में शो नहीं कर सकते हैं। स्लोप को हम स्ट्रेट लाइन में शो नहीं कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आई थिंक अब तक तो। नोट याद रखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी दो पॉइंट के बीच में देखोगे तो हमेशा सेम रहेगा। अब हमने स्लोप समझ लिया, अब मैं बताना चाहता हूं पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप। स्लोप के भी टाइप्स होते हैं, स्लोप का भी ना टाइप होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं पहला टाइप, ये टाइप्स ऑफ स्लोप है। ठीक है, टाइप कैसा कैसा स्लोप हो सकता है। तो पहला स्लोप की बात करते हैं। याद रखिएगा, पहले स्लोप की जब हम बात करते हैं तो यह है पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, कह सकते हैं अक्षर, हम उस पे आएंगे अक्षर। जो आप बोल रहे हो हम फिजिक्स में तो पहुंचे ही नहीं है, हम तो बेसिक ग्राफ समझ रहे हैं, इसका यूज करके हम लोग फिजिक्स को बड़े आराम से पढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आपको पॉजिटिव स्लोप के बारे में। ये पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, तो फिर से मैं उसी पे आता हूं कि आपको भी पता है कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए मेरा x1 है और ये वाला पॉइंट क्या है मेरा x2 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट में आपको पता है मेरा y1 है और ये वाला पॉइंट मेरा क्या पता है आपको क्या है y2 है। क्लियर है? अब मैं स्लोप, पॉजिटिव स्लोप की अगर मैं बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा फिर से, m स्लोप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। गौर से देखिएगा मेरे पॉइंट पे यहाँ पे। क्या आपको नहीं लगता कि इस केस में जो y का चेंज हो रहा है, y में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। y क्या हो रहा है, अगर आप y के चेंज के बारे में बात करें, अगर आपको चेंज इन y जो आपका है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। बोलिए, क्या आप कह सकते हैं क्या कि आप, सॉरी चेंज इन y उल्टा लिख रहा हूं, क्या आप कह सकते हैं क्या कि चेंज इन y जो है वो पॉजिटिव है, y बढ़ रहा है। चेंज इन y मेरा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मेरा y जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो क्या उसी वक्त ये भी कह सकते हैं क्या कि मेरा x भी इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन x भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है। बोलिए, क्या हम कह सकते हैं क्या? तो जब अगर चेंज इन y भी पॉजिटिव है, चेंज इन x भी पॉजिटिव है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि m जो है वो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कितना हो जाएगा,
पॉजिटिव। तो इस केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्लोप इज पॉजिटिव, इस केस में मेरा स्लोप इज पॉजिटिव। बोलिए स्लोप इज पॉजिटिव, बोलिए कह सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो क्या नहीं बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं क्या कि चेंज इन y भी पॉजिटिव है, चेंज इन x भी पॉजिटिव है, तो m भी पॉजिटिव है। बोलिए, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। ये एक तरीका है पहचानने का। एक और तरीका है, कभी भी अगर आपको स्लोप चेक करना हो तो हमेशा इस लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना के देख लीजिए। ये लाइन बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ड्रॉ किया हुआ है, उससे एंगल बना के देखिए। अगर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये थीटा, थीटा बेसिकली क्या है? थीटा बेसिकली क्या है? एंगल मेड, एंगल with horizontal axis, with horizontal axis, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मान लीजिए जो थीटा एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा 0 से 90 के बीच में हो, याद रखिएगा थीटा अगर 0 से 90 के बीच में हो तो हम कहते हैं स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। आज के बाद कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना हो, सीधा देखो पहले क्या मेरा एंगल 0 से 90 के बीच में बन रहा है क्या? अगर 0 से 90 के बीच में एंगल बन रहा है तो स्लोप मेरा क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। क्या है, सबको क्लियर है क्या पॉइंट? बोलिए, क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या कि आज के बाद कोई लाइन का पूछूंगा स्लोप बताओ तो हमेशा कैसे चेक करोगे? हमेशा बोलोगे अच्छा एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर एंगल देखते हैं, एंगल 0 से 90 के बीच में है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर क्या? याद रखिएगा पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है। तो पॉजिटिव स्लोप मींस as x increases, y also increases. आज के बाद कभी कोई पूछ दे कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है तो याद रखिएगा सिंपल कि अगर x बढ़ेगा और y भी बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। क्या क्लियर है सबको? अपूर्व क्या डाउट है पूछिए। अपूर्व मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपूर्व मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और सब लोग इसको लिखें, कोई भी दिक्कत होती है पूछिए। अपूर्व पूछिए, अपूर्व अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए। सर ये ग्राफ एक और बार समझा दीजिए। ग्राफ मैंने ग्राफ तो देखो पुराना वाला ही बनाया है। मैंने 2 पॉइंट लिया है, एक ही पहला, एक ए और एक बी। मान लीजिए एक ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया है। क्या स्लोप आपको क्लियर है क्या? अपूर्व, अपूर्व आप अपने आप को अनम्यूट रखो थोड़ी देर के लिए, मैं बात करते करते इसको दोबारा समझा दूंगा। एक एक करके आप, ठीक है? समीर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। क्या ये स्लोप क्लियर है क्या अपूर्व? चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स, ठीक है? तो एम क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर से देखो, तो अगर हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या वाई भी इंक्रीज हो रहा है क्या? यस सर। तो क्या ऐसा कह सकते हो क्या कि चेंज इन एक्स भी पॉजिटिव है? एक्स बढ़ रहा है मतलब चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। और वाई भी बढ़ रहा है तो वाई में भी चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। कह सकते हो क्या अपूर्व? यस सर। अच्छा दो पॉजिटिव का डिवीजन क्या बनेगा? पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव ही होगा क्या? यस सर। तो क्या कह सकते हैं कि स्लोप मेरा क्या है? पॉजिटिव है। यस सर। चलिए समीर आपने पूछा था एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। समीर मैंने क्या कहा कि कभी भी कोई लाइन का स्लोप देखना हो, एक दूसरा तरीका है। एक तो तरीका ये है आपका, पहला तरीका यहां तक है, ठीक है? दूसरा सबसे कॉमन तरीका वो एंगल होता है। कभी भी लाइन ड्रॉ हो ना कोई भी, तो उसमें एक काम करिए, आप हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल देख लीजिए। ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, अगर मान लीजिए 0 से 90 के बीच में, ठीक है, मतलब कि उस केस में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां भी केस में देखिए थीटा जो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है
वो 0 से 90 के बीच में ही है। अनन्या ने पूछा है कि सर x डिक्रीज इन दिस केस देन स्लोप विल बी पॉजिटिव। गौर से देखो, अनन्या ने एक सवाल पूछा कि अगर x डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। मैं फिर से आता हूँ अनन्या, एक सेकंड, ठीक है अनन्या। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसी ग्राफ के अलग देखिए, अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी तो डिक्रीज कर जाएगा साथ साथ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर x डिक्रीज करेगा यानी b से a की तरफ जा रहा है तो y भी डिक्रीज कर जाएगा। बोलिए, तो क्या दोनों नेगेटिव हो जाएगा क्या? क्या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या? अगर मान लो डिक्रीज करोगे दूसरा भी डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव बाय नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा क्या अनन्या? क्लियर है? अब एक सवाल पूछा है, अनुजा पूछना चाहती है। अनुजा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, पूछिए। सर थीटा कैसे देखेंगे? अगर कोई ग्राफ होगा तो सर बता देना। मैं कह रहा हूं मान लीजिए कोई लाइन ड्रॉ है, थीटा देखना बहुत आसान है। कोई लाइन ड्रॉ है तो क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो? तो सर स्ट्रेट लाइन का ही देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन का ही हमको स्लोप निकालना है, ठीक है? तो स्लोप निकालना है कभी, बस अगर मान लो कोई पूछ रहा है कि बताओ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखना है मान लीजिए, तो आप कुछ नहीं करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लो कितना बन रहा है। सर एंगल राइट बन रहा साइड है, देखेंगे या लेफ्ट साइड? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ठीक है? ये कैसे देख रहे हैं हम लोग, कैसे एंगल देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं क्या? बोलिए अनुजा। सर मींस क्या लेफ्ट साइड ही देखेंगे सर, इस साइड वाला तो ये तो हमेशा 90 डिग्री हमेशा राइट साइड से देखेंगे, हमेशा राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट राइट में समझना है तो। ओके सर। ठीक है, चलो सब लोग लिख चुके हैं? नहीं, स्लोप का कोई डायरेक्शन नहीं होता नन्या, स्लोप का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? साइन क्या है? एक सवाल आया मेरे पास, नहीं डायरेक्शन कुछ नहीं होता समीर। थीटा कुछ नहीं, एंगल होता है। थीटा जनरली हम लोग एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। ये जो सिंबल बना हुआ है ये एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है समीर? एक और एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल समझ में आ गया तो मुझे लगता है साइन वाला क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ये समझ लोगे तो साइन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई यूनिट डिपेंड करता है कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो। सीधा यूनिट डिपेंड करेगा कि कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो, ठीक है? मैथ्स में हम यूनिट की बात नहीं करते, अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपको एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम तो लेके ही नहीं आए। चलिए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो नेगेटिव स्लोप देखता हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी सिंपल पूरा नेगेटिव स्लोप पढ़ाने के बाद ही कोई डाउट पूछिए आप। तो मान लीजिए कि मैंने ले लिया कुछ ऐसे, मान लीजिए मैंने लिया कुछ ऐसा, ठीक? मैंने कुछ लिया कि मान लीजिए ये पहला वाला x1 है और ये x2 है। x1 पे क्या हो गया? y1 हो गया, और x2 पे कितना हो गया? y2 हो गया, ठीक बात? x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। अब आप खुद समझिएगा, देखिएगा इस ग्राफ में, आप देखिएगा स्लोप क्या होगा? सबको पता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सबको पता है स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि x1 से x2 बढ़ रहा है, x1 से x2 की तरफ जा रहा है, मान लीजिए x1 से x2 जा रहा है, तो उस केस में इफ तो चेंज इन x जो होगा, या कह सकते हैं मेरा x2 माइनस x1 क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है क्या? गौर से देखिएगा, मेरा x2 माइनस x1 पॉजिटिव हो रहा है। तो इस केस में अगर x1 से x2 जा रहे हैं तो क्या मेरा y डिक्रीज नहीं कर रहा है क्या? देखिए, क्या मेरा चेंज इन y जो है, यानी y2 माइनस y1, क्या मेरा y2 माइनस y1 डिक्रीज नहीं कर रहा है क्या? क्या इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि जो स्लोप जो होगा, यानी जिसको आप m भी कहते हैं, इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव बाई पॉजिटिव है। फाइनली कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा क्या? बोलिए, क्या स्लोप मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्या? तो क्या इसको कह सकते हैं नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल है ये? बोलिए, क्या दिक्कत है क्या यहां पे कह सकते हैं क्या इफ x इंक्रीजेस, अगर x इंक्रीज कर रहा है, इफ x इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस,
इज इट क्लियर क्या? अपूर्व, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि जब आप x1 से x2 जा रहे हो तो आपका x इंक्रीज कर रहा है। अपूर्व, क्लियर है क्या? x1 से x2 जा रहे हो तो आप x1 से x2 जा रहे हो। आप ग्राफ में क्या जा रहे हो? x, पहला वाला ग्राफ ये है, x1 है तो x1 से आप x2 जा रहे हो। तो आप कह सकते हो ना कि x जो है मेरा वो इंक्रीज कर रहा है। बोलिए, x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आपका जो y जो है कॉरस्पॉन्डिंग y उसी वक्त क्या है, y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बोलिए, इज इट क्लियर क्या? जब x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समीर, हाउ y डिक्रीजिंग बोल रहे हो आप? क्या y आप खुद y एक्सिस में नहीं देख रहे हो क्या? y ज्यादा है y1 और y2 कम है। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हो क्या कि जब y1 जो है वो ज्यादा है और y2 कम है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उल्टा भी देख लो, उल्टा भी देख लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको नेगेटिव स्लोप क्लियर है क्या? पॉजिटिव स्लोप मैंने बताया आपको कि x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया, फिर से ध्यान दे दो, मैंने बोला कि x बढ़ेगा y घटेगा पॉजिटिव स्लोप में। ठीक है, सृजा एग्जाम्पल ही है ना ये क्या है सृजा, ये क्या है, ये एग्जाम्पल ही तो है। मैं एग्जाम्पल, अगर आपको नंबर में एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख लो। मान लीजिए x2 है और y 6 है, और मान लीजिए x4 है और y क्या है, 2 है। तो आप खुद सोचो कि अगर x2 से 4 पे जा रहा है तो y 6 से 2 पे जा रहा है, y घट रहा है। सृजा रियल लाइफ के एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग। रियल लाइफ के एग्जांपल के लिए पूरा चैप्टर बचा हुआ है। पर क्या बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या ये बेसिक फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि ग्राफ जो कह रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है। क्या ये सिंपल बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बता दो पहले। रियल लाइफ एग्जांपल्स के दुनिया भर के ऑप्शन करने हैं हमको। रजनीश कैसे? रजनीश अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो। सर बार में y1 को नीचे रखना था और y2 को ऊपर। y1 को नेगेटिव रखना कैसे, फिर से बताओ। रजनीश फिर से अनम्यूट कर रहा हूं। आपने बोला y को ऊपर रखना था, कैसे? सर बाकी सारे बार ग्राफ में आपने y2 को ऊपर रखा है और y1 को नीचे। भाई मेरा पहला x1 पे ही ना y1 होगा। आप उस तरीके से मत सोचो। आप बोलो कि पहला पॉइंट कौन सा है आपका, पहला पॉइंट 1 है क्या रजनीश? दूसरा पॉइंट 2 है क्या? तो 1 पे ही ना x1 और y1 होगा। मैं कह रहा हूं कि जब x1 होगा तब मेरा y1 होगा, जब x2 होगा तो मेरा y2 होगा। ओके सर। अदिति राज हैंड रेज किया, अदिति पूछिए। सर पॉजिटिव स्लोप मैंने नहीं लिखा है। क्या? पॉजिटिव स्लोप नहीं लिखे हैं। स्लाइड दे दूंगा, टेंशन नहीं, तुरंत स्लाइड दे दूंगा 10 मिनट। ठीक है, चलिए, क्या सबको नेगेटिव स्लोप क्लियर है क्या? अब एंगल के टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए कि मैं फिर से इस लाइन के पास कोई हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूंगा, लाइन के पास कोई हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, क्या इस बार ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है क्या? याद रखिएगा, जब मेरा एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, याद रखिएगा, when 90 से 180 के बीच में एंगल होगा, इस वक्त हम कह सकते हैं कि मेरा स्लोप नेगेटिव होगा। मेरा स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब एंगल 0 to 90 और 90 से 180 के बीच में हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। क्या ये सबको क्लियर है?
बिल्कुल सही बात है। अब मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं जो आप लोग बार बार बोल रहे हो। याद रखना, पॉजिटिव स्लोप का मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब x बढ़ेगा y घटेगा, x घटेगा y बढ़ेगा। क्या क्लियर है? क्या सिंपल, इतना ही मतलब है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है x इंक्रीज करेगा y भी इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा y भी डिक्रीज करेगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा x डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसी के साथ सेशन एंड कर रहा हूं। संडे को एक एडिशनल क्लास फिर लगेगी आपकी केमिस्ट्री की। शेड्यूल देखना पड़ेगा आपका, टेस्ट का शेड्यूल कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या संडे नहीं तो किसी वीक में एक और एडिशनल क्लास आपकी लगाऊंगा। होमवर्क में सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस हैं आज के। ठीक है, चलिए, और जो भी टॉपिक पढ़ाया हूं सब ध्यान से जाके पढ़ेंगे दोबारा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। किसी का आईसी के कोई क्वेश्चन में डाउट था? वो था आईसी क्वेश्चन नंबर 8, देख लो। हाँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। आईसी क्वेश्चन नंबर 8, समवन हैड डाउट? नो वन इज देयर? चलो, एंडिंग द सेशन। अक्षर, आपका डाउट था? अक्षर, कौन सा क्वेश्चन में डाउट था? आईसी क्वेश्चन नंबर? अक्षर जल्दी क्वेश्चन नंबर बताओ चैट पे, 2 मिनट अभी क्लास शुरू होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देख लो। अक्षर, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया हूं यार, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा? 2-3 बार रिपीट हुआ। देखो, वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन। मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था कि मान लीजिए किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर देते हैं, किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर देते हैं। ठीक है, ऊपर थ्रो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर बॉडी जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे की तरफ। ठीक है, आज था सारे एडवांस क्वेश्चन 1 और 2 दोनों का, मैं ग्रुप पे होमवर्क डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाता है बॉडी तो उसका स्पीड की वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। लेकिन एक्सेलरेशन थोड़े ना खत्म हो जाता है, उस वक्त उस बॉडी पे एक्सेलरेशन भी लगता है। दूसरे का आंसर होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। तीसरा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। मैंने इसका एग्जांपल दिया सर्कुलर मोशन। तीसरे का मैंने एग्जांपल दिया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक बात? चलिए, दैट्स इट, एंडिंग द क्लास। आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है 4 मिनट में। थर्ड रह गया, कौन सा थर्ड रह गया? अक्षर, थर्ड ही तो बताया। कहां ध्यान रहता है तुम्हारा अक्षर? थर्ड ही तो बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में थर्ड कह रहा है कि जब मेरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, और सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर है? चलिए, एंडिंग द क्लास।